हाँ भाई, तो हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में बात करना शुरू किए थे। तो स्टार्ट नहीं किए थे। हाँ। स्टार्ट नहीं किए थे, एलईडी खत्म किए थे। कौन है भाई? नाम बता भाई, कौन है? सहर्ष। अरे तू था नहीं क्या इसके पहले वाली क्लास में? था। हम्म। सत था ना। था। भाई आज भी क्या थी? आज की क्लास में था? मैं सब पता ही नहीं था आज की तो। अरे था बेटा, क्लास तो था, लगाया तो था सेमीकंडक्टर करके। वो जो तुम्हारा उसमें जो डाउट वाला टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में लगी थी ना। कल ही तो तो ये तब कल ही तो बरसा या प्रिया किसी ने पूछा था कि कल क्लास 2 लगी है क्या, तो हमें नहीं मालूम था कल। तो कल ही पता तो चल गया स्कूल था। हम्म। स्कूल में तो बोला ट्रैवल चलो, करके घर चलो कोई बात नहीं, बहुत कहानी थोड़ी सी हुई है, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है। यस सर। हम्म। जिनका भी छूटा है उनके लिए थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें, 2-3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ट्रांजिस्टर जो है, ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं रहे हैं, पीछे वाला अपलोड करेंगे उससे लिख लीजिएगा। ठीक है ना? ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। बीच वाला जो पोर्शन है वो साइड वाले दोनों के कंपैरिजन में अलग टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है। इधर अगर पी है तो इधर में एन होगा। इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहेंगे। उसी तरीके से इधर में एन है तो बीच में जो होगा वो पी होगा। इसको आप एनपीएन कहेंगे ट्रांजिस्टर। ठीक है ना? एक तरफ जिधर जो है हैवीली डोप होगा उसको हम इमीटर कहेंगे। जिधर मॉडरेटली डोप होगा उसको हम लोग कलेक्टर कहेंगे। और बीच वाले को बेस का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो एक वायर आपका यहाँ से, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से निकला रहेगा किसी भी ट्रांजिस्टर में, यानी कि 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया। ठीक है? क्लियर है? प्रॉपर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए इमीटर बेस का जो कॉम्बिनेशन है उसकी कांटेक्ट एरिया छोटी होती है, बेस कलेक्टर के कांटेक्ट की एरिया बड़ी होती है। एज वेल एज बेस का जो थिकनेस होता है वो बहुत छोटा रखते हैं, कुछ माइक्रोन में, माइक्रोमीटर में। ठीक है ना? सर्किट में दिखाने का तरीका है, ट्रांजिस्टर को ए सिंबल यूज किया जाता है सर्किट में दिखाने का। एक टेढ़ी वाली लाइन पे एरो मार्क लगा होता है, जिस पे एरो मार्क लगा है वो इमीटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये एरो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। दूसरी वाली टेढ़ी लाइन कलेक्टर होती है और ये बेस हो गया। ठीक है ना? और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का दिखाने का तरीका है। पीएनपी होगा तो उसका ये सिंबल है सर्किट में, और एनपीएन है तो उसका सिंबल ये है। जिसमें एरो का मार्क बाहर की तरफ होगा वो एनपीएन होगा, जिसमें एरो का मार्क अंदर की तरफ होगा वो पीएनपी होगा। ठीक है बेटा? और ये आपका बेस है। प्रॉपर वर्किंग के लिए बेस इमीटर कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए।
बेस इमीटर बायस और बेस कलेक्टर कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए ये रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान में रखना है कि कैसे आपको बायसिंग का वोल्टेज अप्लाई करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें हम लोग कर लिए थे ना। और बायसिंग के लिए बताया गया था कि 3 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं आप कॉमन इमीटर बायसिंग, दूसरे को कॉमन कलेक्टर बायसिंग और तीसरे को कॉमन बेस बायसिंग। उसमें वोल्टेज कैसे अप्लाई करना है, सेल कैसे अप्लाई करना है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले कॉमन इमीटर बायसिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन इमीटर बायसिंग, कॉमन इमीटर यानी कि जिस भी टर्मिनल के साथ कॉमन शब्द लगा होगा वो टर्मिनल को आपको अर्थ करना है। ठीक है ना भाई। जैसे मान लीजिए कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए दिखा रहे हैं, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया जिसमें ये इमीटर है। तो इस इमीटर को लेके गए इधर में अर्थ कर दिया। ठीक है, हेलो। यस सर। ये ये तुम्हारा एनपीएन है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और ये फिर से एन टाइप है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। अब आपको क्या बोला गया है कि बेस इमीटर का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, यानी कि पी साइड का पोटेंशियल हायर होना चाहिए एन साइड से ना। तो अगर आपको इसके लिए बायसिंग बैटरी लगानी है, केवल मैं बैटरी को दिखा दे रहा हूँ, रजिस्टर रजिस्टर आप दिखा लीजिएगा। ये दिखाई दे, चलो दिखाई। ठीक है, मान लो कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया और बैटरी लगानी है भाई। तो पी साइड का पोटेंशियल ज्यादा रखना है, तो ये हमने एक बैटरी लगा दिया जिसका पॉजिटिव बेस से जोड़ दिया, निगेटिव इमीटर से जोड़ दिया। तो पहला रिक्वायरमेंट ये फुलफिल हो गया। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। मान लो ये बेस इमीटर बायसिंग के लिए ये हमने वोल्टेज लगाया। अब आपको मालूम है कि बेस और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो रिवर्स बायसिंग में होना चाहिए ना भाई। तो ये आपका कलेक्टर है, एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं इधर में एक बैटरी लगा दूं जिसका वोल्टेज इससे बड़ा है, इधर जो वोल्टेज लगा दो इससे बड़ा अगर लगा दो, तो हमारा एन साइड का पोटेंशियल हायर हो जाएगा एज कंपेरिजन टू पी साइड के। तो रिवर्स बायसिंग में हो गया। यस सर। बोलो भाई। तो ये हमारा कॉमन इमीटर बायसिंग में कैसे बैटरी लगानी है उसका रिप्रेजेंटेशन बन गया। ये एक बायसिंग का तरीका हो गया। कॉमन बेस बायसिंग, कॉमन बेस बायसिंग में आपकी बात बेस को हमको अर्थ करना है भाई, है ना। तो ये हमने क्या किया, बेस को ले जाके अर्थ कर दिया इधर से। ये बेस गया, इसको अर्थिंग कर दी। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है।
इमीटर बेस कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो अगर यस हम सर। लोग ऐसे एक बैटरी लगा दें तो ये बन जाएगा ना फॉरवर्ड बायसिंग। यस बोलो सर। भाई, ये इमीटर बेस का कॉम्बिनेशन का वोल्टेज आपको दिख गया, एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से कम हो गया और इधर में एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर और बेस का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो रिवर्स बायसिंग में होना चाहिए। तो इधर में ये बैटरी आपने जोड़ दिया। तो ये इसका कॉमन बेस बायसिंग हो गया। वोल्टेज कैसे लगाना है वो क्लियर है। यस सर। कॉमन कलेक्टर बायसिंग। कॉमन कलेक्टर बायसिंग देखिए, कलेक्टर को अब की अर्थ करना है भाई, है ना। कॉमन कलेक्टर बायसिंग में हमको क्या करना है, कलेक्टर को अर्थ करना है। तो ये हमने कलेक्टर को लिया, इधर में अर्थ कर दिया। ठीक है भाई। एनपीएन ट्रांजिस्टर है फिर से ये भी। यस सर। ये बेस और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन रिवर्स बायसिंग में होना चाहिए, यानी कि इधर का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए एन साइड का। तो एन साइड का पोटेंशियल ज्यादा करने के लिए ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये वोल्टेज एन साइड का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, रिवर्स बायसिंग में आ गया। और इस दोनों में जो है पोटेंशियल पी का ज्यादा होना चाहिए। इधर में हमने पी को निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो इसको निगेटिव का बड़ा पोटेंशियल दे दें, यानी कि बड़े ईएमएफ की बैटरी को ऐसे जोड़ दें, तो अब इसका पोटेंशियल इससे कम हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है क्या। यस सर। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो बेस और इमीटर का कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस और बेस और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन हो गया रिवर्स बायस। ये वोल्टेज जो लगा किसके बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में, ईबी। ठीक है भाई। तो ऐसे आपको तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं जब भी आपको किसी ट्रांजिस्टर को अपने सर्किट में यूज करना है। तो अब आइए जरा इसकी वर्किंग की बात करते हैं। सर नोट करना था। फिगर बना लो, ऊपर वाला भी, ये सर ये ट्रांस लिख लिया। इस वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अच्छा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो बैक हमारा सर्किट में रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसको हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे, है ना। जो आपको हमने बताया था कि ज्योमेट्रिकली कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको हम
दिखा रहे हैं, जिससे कि हमको इंफॉर्मेशन जो इसमें बन रही है वो थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। ठीक है, आपको बताया गया था कि बेस और इमीटर का जो कॉम्बिनेशन है उसकी कांटेक्ट एरिया छोटी है एज कंपैरिजन टू बेस और कलेक्टर के कांटेक्ट एरिया के, ना भाई? यस सर। ये मान लो कि तुम्हारा इमीटर है, ये बेस है और ये तुम्हारा कलेक्टर है ना? और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मान लो कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। ठीक है, तो एक वायर तुम्हारा इधर से निकला है इमीटर वाला, ये बेस का है और ये आपका कलेक्टर का है। ठीक है, जो हम लोग एनपीएन के लिए वर्किंग का तरीका समझेंगे, सिमिलर वे में पीएनपी को भी एक्सप्लेन करा जा सकता है, सिमिलर वे में पीएनपी भी लिख सकते हैं। बाइसिंग आप चाहें तो जो वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा इस फिगर में कॉमन बेस बाइसिंग आसानी से ड्रॉ हो जाएगी, तो हम उसी को दिखा दे रहे हैं, है ना? तो कॉमन बेस बाइसिंग के करस्पॉन्डिंग हम अपने इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, तो बेस को ला करके इधर में अर्थ कर दिया और इधर में क्या किया कि हमने वाइसिंग के लिए एक वोल्टेज अप्लाई किया। आपको मालूम है कि पी साइड का पोटेंशियल हायर होना चाहिए, तो आपने एक इधर में बैटरी को जोड़ दिया जिसका निगेटिव साइड एन साइड यानी कि इमीटर से जोड़ दिया और पॉजिटिव को ला करके इधर में अर्थ कर दिया, तो इसका पोटेंशियल निगेटिव हो गया इमीटर का। यस सर। यानी कि एन साइड का पोटेंशियल लोअर हो गया। यस सर। और इसको बायसिंग करना है तो रिवर्स बायसिंग में करने के लिए हमने इधर में बैटरी का प्लस जोड़ दिया कलेक्टर साइड में और निगेटिव को लाके फिर से अर्थ कर दिया। तो ये जो बायसिंग के लिए हमारा वोल्टेज चाहिए था वो हो गया भाई। यस सर। अब देखो होगा क्या कि ये जो हमारा इमीटर है ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, तो इधर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू होल्स। और आपने इधर में फॉरवर्ड बायसिंग करी है तो उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो इधर में ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को माइग्रेट करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। यस सर। ठीक है, और ये जो वोल्टेज आपने लगाया है यहाँ पे ये जो है इन इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को प्रमोट भी करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। यस सर। यस सर। और चूंकि आपने ये जो थिकनेस बेस का रखा है ये बहुत छोटा रखा है, तो जो इधर से एनर्जेटिक इस जंक्शन को क्रॉस करने वाले हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर जाने की जगह पे ज्यादातर जो होंगे वो इधर में कांटेक्ट एरिया ज्यादा करने के कारण इस कलेक्टर रीजन में इंटर कर जाएंगे। बराबर। यस सर। इसकी थिकनेस भी आपने कम रखी है और साथ में ये वाला कांटेक्ट भी आपने ज्यादा रखा, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर डेविएट भी होंगे वो भी इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कलेक्टर रीजन में इंटर हो जाएंगे, है ना भाई? बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो हमारे इस पर्टिकुलर वायर से बाहर जाएंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में इंटर करते हुए इस वायर से बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में
के अपोजिट डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में आप करंट का रिकॉग्निशन बनाते हैं भाई। यस सर। जी सर। तो जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगी ये हमारी अंदर की तरफ होगी कलेक्टर रीजन में। जी सर। कलेक्टर में जो करंट है इसको हम आईसी कह दे रहे हैं, कलेक्टर करंट। और जो इलेक्ट्रॉन इधर से जाते हुए इधर से निकलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट होगी, जिसको बेस वाले आर्म का करंट कहेंगे, आईबी का नाम दे सकेंगे। यस सर। जी और जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग करंट हमारी इधर की तरफ होगी, जिसको हम इमीटर का करंट है आईई कह सकते हैं। यस सर। ठीक है भाई। तो हमारे इन तीनों वायर्स में करंट होगी आईसी, आईबी, आईई के रूप में होगी। ये जो डायरेक्शन हमने दिखाया है वो एनपीएन के करस्पॉन्डिंग है। पीएनपी में ये अंदर हो जाएगा, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यस क्लियर सर। है बात। अब इसका इफेक्ट क्या मिल रहा है आपको, जरा जो डिस्कशन करा गया है उसमें देखिए कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं दे आर वेरी माइन्यूट। तो जो बेस करंट होगी दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू द कलेक्टर करंट। यस सर। आईबी जो होगी ये बहुत छोटी होगी आईसी से, है ना। और अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के करस्पॉन्डिंग जंक्शन लॉ को अप्लाई करते हैं तो आपके पास जानकारी है कि ट्रांजिस्टर तो ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि एक तरफ से चार्ज घुस रहा है इस रीजन में और दूसरी तरफ से निकल रहा है। ठीक है, तो जो इंटरिंग करंट है वो लिविंग करंट के बराबर होगी किरचॉफ जंक्शन लॉ से। यस सर। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन हो गया कि आई बी प्लस आई सी दैट शुड बी इक्वल टू आई ई के। यस सर। और ये एक बहुत क्लियर आपके दिमाग में होगा कि ये आई बी जो होगा दैट विल बी, जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आपने बना के रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आई बी जो होगा वो आईसी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ठीक है ना। यस सर। अब इस रिलेशन को मान लो कि हम आईसी से डिवाइड कर देते हैं ये रिलेशन को, तो हमको मिलता है कि आई बी डिवीजन में आईसी प्लस 1 दैट इज आईई डिवीजन में आईसी। आईसी और आईबी का जो रेशियो है ये बीटा पैरामीटर के रूप में डिफाइन किया जाता है, और ये आगे चल के अभी बताते हैं कि ये करंट गेन भी होता है। ठीक है, बीटा पैरामीटर जनरल में नाम। और आईसी और आईई का जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पैरामीटर, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको इधर में ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट से बहुत क्लियर दिख रहा है कि आईसी आईबी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो जो बीटा होगा ये 1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा मिलेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर के लिए इसकी वैल्यू जो मिलती है 95 से 99 तक, है ना। बीटा की वैल्यू बहुत बड़ी। और अल्फा देखिए तो आपको दिख रहा है क्या कि आईई जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द आईसी।
according to the Kirchhoff junction rule, almost approaching, but it will be greater than the IC, है ना। I की वैल्यू जो होगी IC से बड़ी होगी, तो अल्फा की जो वैल्यू आपको मिलती है ये लगभग 1 के आसपास, है ना। 0.95 से लेकर के 0.99 के बीच में ना। हेलो, ठीक है भाई। यस सर। ये बात समझ में आ रही है क्यों इसकी वैल्यू ऐसे बोला जा रहा है इसी ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट से? क्योंकि आईडी जो है दैट इज मच स्मॉलर एज कंपैरिजन टू आईसी। तो अगर आप इस रिलेशन को देखें तो ये एक फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला रिलेशन अभी बनने जा रहा है। अल्फा और बीटा में रिलेशन, है ना, डायरेक्ट आपको गिवन रहता है ऑप्शन के रूप में, वो आपको चूज करना होता है। तो आपको यहां से दिखा कि इसको आप लिख सकते हो 1/बीटा, ये वाले रिलेशन में रख रहे हैं। IC बाई IB को बीटा लिख दिया तो 1/बीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/अल्फा लिख सकते हैं ना जी। यस सर। या 1/बीटा की वैल्यू हो गई 1/अल्फा माइनस का 1, या ये हो गया 1 माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, है ना। यस सर। यानी कि बीटा को लिखने का अल्फा के टर्म में रिलेशन हो गया अल्फा डिवीजन में 1 माइनस का अल्फा। तो अल्फा के टर्म में बीटा का ये इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आओ देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं जो हमारे इस बेस वाले सर्किट आर्म से जा रहे हैं, अब मान लो कि इधर में हम कोई एक ऐसा अरेंजमेंट लगा दें जो एनी हाउ इस बेस करंट को इंक्रीज कर दे। तो जब ये बेस करंट में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि और ज्यादा आपने इलेक्ट्रॉन इधर से निकालना शुरू करा, कोई सोर्स लगा दिया कोई, तो ऐसे केस में उसी के करेस्पॉन्डिंग जो आईसी है वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। यस सर। क्योंकि जो भी हमारा बेस में अगर चेंज करेंगे तो सी कलेक्टर करंट में भी चेंज होगा, और कलेक्टर करंट में जो चेंज होगा वो दोनों इन क्यूमुलेटिवली इमीटर करंट के भी चेंज को रिस्पॉन्सिबल होंगे, या इमीटर में करंट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जो बीटा पैरामीटर है उसको हम लोग बीटा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा का मतलब है स्लाइड चेंज या चेंज इन बेस करंट, और डेल्टा आईसी का मतलब है चेंज इन कलेक्टर करंट। क्योंकि आपने देखा कि जो बीटा की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो उससे आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा कि अगर आप थोड़ा सा चेंज बेस करंट में करते हैं तो वो कलेक्टर करंट में एक बड़े चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है भाई। हेलो, अगर आपने डेल्टा आई बी मान लो कि 1 मिली एम्पियर कर दिया, 1 मिली एम्पियर का चेंज हुआ और बीटा की वैल्यू 90 है, तो डेल्टा आईसी कितना हो जाएगा भाई? 90 मिली एम्पियर होगा ना। तो कलेक्टर करंट में जो चेंज आएगा वो 90 मिली एम्पियर का होगा, अगर आप बेस करंट में एक माइन्यूट चेंज को जो है एक्सटर्नली इंपोज कर रहे हैं तो। ठीक है, और यही जो कैरेक्टरिस्टिक है
उसके वजह से हम अपने इस पर्टिकुलर डिवाइस को, जिसको आप ट्रांजिस्टर कह रहे हैं, इसे यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब तो समझ रहे होंगे। यस सर। क्या, बताइए। सर मतलब मैग्नीट्यूड में बढ़ाना किसी चीज को। एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कि कोई भी जो उसको सिग्नल इनपुट के रूप में आप देते हैं तो उसको बढ़ा दे, है ना, उसको आप एम्पलीफायर कहेंगे। आपने करंट इनपुट के रूप में दिया, करंट आपको बढ़ा हुआ मिले। वोल्टेज इनपुट के रूप में दिया, वोल्टेज आपको बढ़ा हुआ। ठीक है, दोनों का इनपुट है, मतलब आपने कोई सोर्स कनेक्ट कर दिया तो करंट वोल्टेज दोनों का ही एप्लीकेशन हो जाएगा सर्किट में, है ना। तो पावर का आपने इनपुट दिया तो पावर भी इंक्रीज कर जाए, पावर का एम्पलीफिकेशन हो जाए। ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको जब हम एम्पलीफायर की तरीके से यूज करना चाहते हैं तो जनरली जो प्रिफरेबल है, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉमन इमीटर वाइसिंग के करस्पॉन्डिंग हमारा जो ट्रांजिस्टर है दैट इज गोइंग टू बी यूज एज एन एम्पलीफायर। बट कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वाइसिंग करी जा सकती है। ये कॉमन इमीटर वाइसिंग में एम्पलीफायर सर्किट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया है भाई, दिख रहा है सबको। यस सर। यस यस सर। तो सर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर में वाइसिंग के करस्पॉन्डिंग पहले तो वोल्टेज लगा देते हैं। पी साइड का पोटेंशियल हायर होना चाहिए एन साइड से, तो पी साइड का पोटेंशियल एन साइड से हायर कर दिया। ये हमारा बायसिंग वोल्टेज हो गया, ये बेस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना। बोलो यस भाई। सर। और ये बायसिंग के लिए आपने वोल्टेज लगा दिया, बेस सर्किट का रेजिस्टेंस आरबी कह दिया आपने। ठीक है भाई। यस सर। और इधर में आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया और ये हमारा पी साइड है, ये एन साइड है, और इसको रिवर्स बायसिंग में होना है। ये एन साइड का पोटेंशियल हायर करना है इसके कंपैरिजन में। तो जो ईएमएफ की बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है उससे बड़े ईएमएफ की बैटरी हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गई। बेस और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन। यस सर। तो ये तो हमारी प्रॉपर बायसिंग हो गई एम्पलीफायर सर्किट में, हमारे ट्रांजिस्टर के थ्रू, जो कि एम्पलीफायर सर्किट के रूप में हम इसको यूज करना चाह रहे हैं करंट फ्लो करने में। अब हमने क्या किया कि इधर में हमने अपना इनपुट वोल्टेज डाल दिया।
मान लो कि VI से हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया, साइनोसॉइडल लगा दिया VI, इसको हम यहाँ से ब्रोकन कर दे रहे हैं। इधर से हमने इनपुट दे दिया, साइनोसॉइडल इनपुट के रूप में हमने यहाँ पे इनपुट डाल दिया। ठीक है, एक सोर्स है, एक सिग्नल है जो हमको एम्पलीफाई करना है, तो हमने VI यहाँ पे अप्लाई किया, साइनोसॉइडल सिग्नल, और आउटपुट जो हम लेने जा रहे हैं वो इधर में ले रहे हैं इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है भाई कि पहले से जो हमारा बायसिंग वोल्टेज लगाया गया था उसके इन्फ्लुएंस में जो करंट थ्रू द बेस था, बेस के थ्रू जो करंट थी वो इधर की तरफ IB, इधर की तरफ IE, अंदर और इधर से हमारा IC करंट थी। ये हमारा सर्किट में करंट थी इनिशियली। बोलो भाई, अब जब आप ये सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करें तो इस सोर्स के कनेक्शन के कारण अब हमारे यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाइड है बेस और इमीटर के बीच, इसमें फ्लक्चुएशन होगा। यस सर। बेस और इमीटर के बीच जब वोल्टेज में चेंज आएगा तो बेस करंट जो होगी दैट इज गोइंग टू चेंज। यस सर। बेस करंट में जो चेंज है जिसको हम डेल्टा IB से मान लो कि लिख रहे हैं, तो वो क्या लिखा जाएगा? जो हमने इनपुट का वोल्टेज लगाया है डिवीजन में बेस का जो रेजिस्टेंस है, यही हमारे बेस करंट में जो है वो चेंज होगा। होगा कि नहीं? यस सर। पहले जो जब ये सोर्स नहीं लगाया गया था यहाँ पे तो कुछ भी वोल्टेज था उसके इन्फ्लुएंस में करंट फ्लो कर रही थी। अब ये जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज लगाया उसके कारण जो है बेस का वोल्टेज बदल रहा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये करंट भी जो मेन पोजीशन थी उसकी उसके ऊपर नीचे बदलेगी। ठीक है, तो किसी समय पे अगर VI का वोल्टेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस करंट में जो चेंज होगा वो VI/RB से लिखोगे ना? यस सर। अगर ये बेस करंट में चेंज आया है तो आपके पास ऑब्जर्वेशन है कि ये जो कलेक्टर करंट है वो भी बदलेगी, डेल्टा IC दैट विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स डेल्टा IB। यस सर। कलेक्टर करंट में जो चेंज आएगा तो आपको ये जो लोड रजिस्टर यहाँ पे लगा के रखे हैं उस लोड रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज आल्सो गोइंग टू चेंज। यस सर। वोल्टेज चेंज अक्रॉस लोड जिसको VO का है वो क्या लिखा जाएगा? लोड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कलेक्टर करंट। यस सर। तो आपको मिला कि जो वोल्टेज हमारा है जो आउटपुट के रूप में हमको मिल रहा है वो RL मल्टीप्लाइड बाय बीटा इंटू डेल्टा IB से लिखा जाएगा, वेयर डेल्टा IB इज दिस वन। तो वोल्टेज का जो आउटपुट है वो RL इंटू बीटा इंटू VI/RB से लिखेंगे आप। यस सर। अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर आपने लोड रेजिस्टेंस बढ़ा लिया और एज कंपेरिजन टू द बेस सर्किट रेजिस्टेंस, बेस सर्किट में तो हम एक्स्ट्रा लोड लगाएंगे ही नहीं, जो वायर का रेजिस्टेंस है वही बेस का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर लोड आपने बड़ा यहाँ पे अप्लाई किया है
कलेक्टर सर्किट में, तो आपको दिख रहा है कि जो है आउटपुट वोल्टेज जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, है ना। यस सर। तो जो रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज है दैट इज डिफाइंड एज वोल्टेज गेन। रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज and input voltage is defined as voltage gain। ठीक है, इसको वोल्टेज गेन के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हो। तो इस सर्किट में वोल्टेज गेन कितना होगा वो आपके पास जानकारी में आ गया कि वोल्टेज गेन ये लिखा जाएगा RL अपॉन RB इंटू बीटा से, ना भाई। यस सर। जहां पे बीटा आपको पहले ही से मालूम है कि करंट गेन है, वो आपको डिवाइस का बीटा गिवन रहेगा। RL जो है लोड रजिस्टर है, यानी कि कलेक्टर आर्म में रेजिस्टेंस है ना। और RB जो है वो बेस सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बन गई भाई, जो आपको ध्यान में रखना है। कभी वोल्टेज गेन लिखना हो तो दिस विल बी द फॉर्मूला। और करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज द पावर गेन। पावर गेन यानी कि आउटपुट पावर, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ये हमारा पावर गेन होगा। ठीक है, ये वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन, है ना, क्योंकि V इंटू आई पावर होता है ना। Yes. तो वोल्टेज का गेन उसमें करंट का गेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द पावर गेन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर RL अपॉन RB से लिखा जाएगा। ये पावर गेन को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया। तो करंट गेन तो डायरेक्टली वो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा बीटा, अगर पैरामीटर नहीं तो डेल्टा आईसी और डेल्टा आईपी का आपको इंफॉर्मेशन रहेगा, वहां से बीटा निकालोगे। ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. और जो लोड रेजिस्टेंस होगा और जो बेस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वहां से आप वोल्टेज गेन को लिखते हुए पावर गेन अगर प्रॉब्लम में पूछा गया होगा तो उसको आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हो, ध्यान रहे। ठीक है। यस सर। ये हो गया ट्रांजिस्टर की वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। अब ट्रांजिस्टर जो है वो किसी ऑसिलेटर के सिग्नल को एम्पलीफाई करके यूज करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बल्कि उसको एज एन ऑसिलेटर बोलते हैं, बट बेसिकली वो वहां पे भी जो उसको इनपुट दिया जा रहा है उस इनपुट को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर मान लो कि बात करना है।
तो ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर यूज करना है तो मान लो कि उस केस में हमको रिक्वायरमेंट होगी एक एलसी ऑसिलेशन का। तो एक हमने ये इंडक्टर लिया, एक ये कैपेसिटर लिया, ठीक है। अब इसको पहले Yes, से sir. चार्ज कर दिया, है ना, पहले से इसको चार्ज कर दिया और इसका जो ऑसिलेशन है जिसमें आपको मालूम है कि एनर्जी का चार्ज का ऑसिलेशन अपीयरेंस में आता है ना, उसको अगर हम अपने ट्रांजिस्टर के एम्प्लीफिकेशन वाले सर्किट के इनपुट के रूप में दे दें, जैसे यहाँ पे वीओ दिया था भाई, जैसे इधर में वीआई को दिया था इस सर्किट में, उसी तरीके से अगर हम जो है इसको अपने एम्पलीफायर सर्किट के साथ जोड़ दें तो ये जो सिग्नल है वो हमारा कंटिन्यूअसली ऑसिलेटिंग बट एम्पलीफाइड मिलने लगेगा। Yes, sir. तो उसके लिए इधर में हम क्या करते हैं कि इधर से एक ट्रांजिस्टर लिया, उसके बेस से इसको जोड़ दिया, जो जैसे वीआई लगा रहे थे वही वाली सर्किट बना रहे हैं। और इसमें वाइसिंग के लिए एनपीएन ही दिखा रहे हैं, जिससे वाइसिंग में बार बार वोल्टेज का टर्मिनल ना बदलना पड़े, इसलिए एनपीएन ही दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एनपीएन ही यूज करिए, आप पीएनपी भी यूज कर सकते हैं। कॉमन इमीटर पे इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो बायसिंग वोल्टेज यहाँ पे लगाना पड़ेगा भाई ना। बायसिंग वोल्टेज पी साइड का पोटेंशियल हायर करना है, तो इधर में हमने पी साइड का पोटेंशियल हायर कर दिया, ये वोल्टेज लगा दिया, ठीक है भाई। Yes, sir. और इधर में हमने क्या किया कि एक इसके बायसिंग के लिए हमने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे बड़े वोल्टेज की लगा दी, और इधर में हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जब आप देखेंगे तो इधर में आपको जो भी ऑसिलेशन यहाँ पे बन रहा था, एनर्जी का बात करें या करंट के करेस्पॉन्डिंग करें या फिर वोल्टेज के करेस्पॉन्डिंग करें, दैट इज गोइंग टू बी एम्पलीफाइड, क्योंकि ये एम्पलीफायर सर्किट है। बोलो भाई, हेलो, ये एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे एम्पलीफाई हो जाएगा। बट आपको मालूम है कि इधर में एक बार जो आपने चार्जिंग कर दी, नेचुरल है कि यहाँ पे जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस होगा, डैम्प आउट होगा वो ऑसिलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के करेस्पॉन्डिंग। बोलो भाई, हेलो, ठीक है। अगर ये आइडियल सिचुएशन को भूल जाइए तो मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज करके आपने एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, इसको क्यू चार्ज दे दिया, माइनस का क्यू चार्ज दिया, एलसी है, ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन में तो ये ऑसिलेशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। Yes, sir. लेकिन ये जो वायर आप ये इधर में यूज कर रहे हैं, उस वायर का अपना कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ना भाई। तो जब इस पर्टिकुलर चार्ज का फ्लो इन वायर के थ्रू होगा तो उस वायर के रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में कुछ एनर्जी जो होगी वो इन्वायरमेंट में डेसिपेट होती रहेगी। Yes, sir. तो अगर एनर्जी डेसिपेट होता रहेगा तो फाइनली ये जो ऑसिलेशन था वो डाई आउट हो जाएगा ना। Yes, sir. आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो ऑसिलेशन यहाँ पे अपीयरेंस में आ रहा है वो ऑसिलेशन जो है आगे भी सस्टेन्ड रहे, तो इस पर्टिकुलर एलसी ऑसिलेशन वाला जो डिवाइस है इसको हमको
कुछ एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। यस सर। जी सर। ठीक है, तो इधर से जो हमारा सिग्नल या एनर्जी एम्पलीफाइड होकर के मिल रहा है, उसी का एक पोर्शन हम इसी को सप्लाई दे दें फीडबैक के रूप में, तो इधर का जो ऑसिलेशन है वो कंटिन्यूअसली हमारा एम्पलीफाइड होता रहेगा, और ये हमारा जो डिवाइस है वो ऑसिलेटर की तरीके से वर्क करेगा, है ना। बात समझ में आ रही यस है सर। क्या कह रहा? जो ऑसिलेशन था, ये ऑसिलेशन को ही हम एक बड़े एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन में कन्वर्ट करा रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली ये एम्पलीफिकेशन वाला सर्किट लेंगे तो ये ऑसिलेशन तो धीरे धीरे डाई आउट हो जाएगा ना। जब इनपुट हमारा जीरो हो जाएगा तो आउटपुट भी जीरो होगा। इनपुट अगर जीरो हो Yes. जाएगा तो आउटपुट भी जीरो होगा। इधर में ऑसिलेशन नहीं होगा तो इधर में ऑसिलेशन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बार अगर आपने ये कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिया अगर केवल, तो आपको क्या मिलेगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आपका इधर में जो चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट मिल रहा था या चेंज इन पावर था, वो आपको नहीं मिलेगा, वो कंटिन्यूअस ऑसिलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन पाने के लिए एक तो तरीका जो इधर में था कि आप डायरेक्टली जो है एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दो भाई, वो कंटिन्यूअस जो है वो एम्पलीफाई होता रहेगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअस सिग्नल की सप्लाई है, तो कंटिन्यूअस वहां से आपको आउटपुट मिलता रहेगा। सिंपल एम्पलीफायर की तरीके से इसकी वर्किंग हो गई। लेकिन अब हम इस ऑसिलेशन को जो है वो एम्पलीफाइड वे में बट सस्टेन्ड चाहिए, तो इधर से जो एनर्जी मिल रही है उसी का पार्ट इसको फीड कर दे। तो फीड करने के लिए तरीका क्या है कि ये जो है यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग इंडक्टर लगा दे रहे हैं भाई, और ये सर्किट पूरा कर दे रहे हैं। इस करंट को इस इंडक्टर के थ्रू पास करा दिया, जिससे कि, और ऐसा इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस रखा कि ये कंटिन्यूअसली जितना लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी जो है वो इसको सप्लाई के रूप में देती है। ठीक है ना। Yes. तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, जो ये ऑसिलेशन है वो सस्टेन्ड रहेगा और हमको कंटिन्यूअस ऑसिलेशन मिलेगा। यही ट्रांजिस्टर का एज एन ऑसिलेटर वर्किंग का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है भाई। Yes sir. ड्रॉ करना था। हाँ, एक मिनट। कहाँ चला गया? ओ, थर्ड पेज पे। well,
बन गया? जी सर बन गया। ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी यूज करा जा सकता है भाई। और उसका एक स्पेसिफिक जो है कारण है। मान लीजिए कि हमारा ट्रांजिस्टर का सर्किट बना रहे हैं, कॉमन इमीटर के लिए ही बना रहे हैं। ये वाइसिंग के लिए वोल्टेज लगा दिया, VB नाम दे दिया इसको। ये RB इसका रेजिस्टेंस हो गया। इसमें लोड रजिस्टर ये हो गया, और इसका पोटेंशियल भी हायर होना चाहिए, वोल्टेज लगा दिया। ये आपको लोड न कह के एक कलेक्टर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस कह दिया। ठीक है, हमको यहाँ पे एक्सेस रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। और ये मान लीजिए कि वोल्टेज जो बाइसिंग के लिए लगाया वो VC का नाम दे दिया। अभी इस पॉइंट के बीच में हम आउटपुट पा रहे हैं मान लो, और यहाँ पे हमने इनपुट का रिप्रेजेंटेशन किया। ये इनपुट है वोल्टेज, और ये हमारा आउटपुट है। तो V इनपुट को लिखना है तो करंट तो हमारा इधर से फ्लो करेगी ना, ये IB इधर, और इसमें करंट फ्लो करेगी इधर भाई, IC। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर लिखना है तो वो VI क्या लिखेंगे? VI जो है लिखा जाएगा VB प्लस IB इंटू RB के द्वारा VI लिखा जाएगा ना। यस सर। यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है और इधर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसके बीच जब हम ग्राफ बनाते हैं, स्पेसिफिकली मान लो कि जो हमने ये ट्रांजिस्टर बनाने के लिए यूज किया है वो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर की डोपिंग करके ये ट्रांजिस्टर को बनाया है, जिसका टर्मिनल वोल्टेज आपको बताया गया था 0.7 वोल्ट है ना। तो जब ये पर्टिकुलर जो इनपुट वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू जो है वो 0.7 पे तो ब्रेक डाउन होना है, तो 0.6 या उससे कम रहती है, तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा उसके लिए, है ना। तो जब इनपुट वोल्टेज आप बहुत छोटा रखते हैं तो आपको मिलता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज लार्जर। वो जो यहाँ पे सिग्नल वोल्टेज आपने लगाया है उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि करंट हमारी जो होगी वो IB जो होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। और ये ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके का, है ना। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड ग्राफ है, इसका कोई बहुत आप थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन मतलब थ्योरेटिकल इस ग्राफ का नेचर आप नहीं बना पाएंगे, है ना। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ग्राफ है। इधर में इनपुट वोल्टेज और इधर का जो है वो आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 0.6 वोल्ट से जब कम रहती है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत बड़ा, ठीक है।
और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइस जिसका आपने उसको बनाया है, आपको मिलेगा कि ये जो करंट है वो बहुत ज्यादा हो जाने के कारण यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलता है दैट बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्मॉल। ठीक है, जब करंट हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है सैचुरेशन के लिए, इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। इसके आगे इसको एक्टिव रीजन कहते हैं, और ये हमारा कट ऑफ रीजन होता है। जब हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करना होता है तो वो एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना भाई, इस रीजन में उसकी जो वर्किंग है वो एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर की तरीके से वर्क करता है। जब आप कट ऑफ या फिर जो है सैचुरेशन रीजन के लिए बात कर रहे होते हैं तो यही हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग एज ए स्विच के रूप में जो है हम यूज कर सकते हैं। इनपुट बहुत छोटा रखेंगे, आउटपुट हमको बड़ा मिल रहा है। इनपुट को जब हम जो है वो बड़ा कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा जो है वो बहुत छोटा हो गया। ठीक है ना, ये एक स्विचिंग अरेंजमेंट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं ना। क्लियर बात समझ में आ रहा है? इनपुट हमने छोटा दिया, आउटपुट हमको बड़ा मिला, और इनपुट जब हमने बढ़ा दिया तो आउटपुट हमको छोटा मिला। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके का स्विचिंग यूज होगा तो वहां पे भी हम अपने ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि इस रीजन के लिए नहीं करेंगे, है ना। इस रीजन में वर्किंग के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इधर में क्या है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब दोनों बराबर भी है या जो दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो माइन्यूट है ना। तो ये ट्रांजिस्टर का सिंपल 3 यूज हो गया, जिसमें से मेनली जो आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, वो एम्पलीफायर पे है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे वो एम्पलीफायर के ही होंगे। ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पे जो प्रॉब्लम है वो आप बनाना, है ना। अब लॉजिक गेट की भी बात कर लें क्या शुरुआत? सर्कल करा देते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। फिर अगली क्लास में भी वही हुआ है, जो डाउट वाली क्लास है उसमें भी क्लास लगी है, फिर उसमें आप लोग नहीं रहोगे, फिर छूट जाएगा। सर हम आ चाह जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये तो पहली बार था, ध्यान नहीं था। नहीं वो ठीक है, हम चाहते हैं कि लॉजिक गेट इसमें जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मेंस में प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं लगभग, है ना, ज्यादातर। तो इसका जो मे भी आप में से बहुत से लोग पहले से पढ़े भी होंगे, है ना। बहुत से लोग तो आप लोग में से कंप्यूटर पढ़े होंगे ना। यस एंड और होता है ना। हाँ, तो लॉजिक गेट के बारे में जो है आपको वहां पे भी बताया ही गया होगा। ठीक है, फिर भी इससे प्रॉब्लम्स मेंस में जनरली आता है, तो इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि छूटे नहीं सबका, है ना। कम से कम लोगों का छूटे तो ज्यादा बढ़िया, या किसी का ना छूटे। इसीलिए सोच रहे थे कि आज
शुरू कर देते हैं। ठीक है, कल जो पहला वाला क्लास होगा उसमें ना होगा तो इसका जो पोर्शन बचा रहेगा उसको हम रेगुलर क्लास में कर लेंगे, और कम्युनिकेशन जो बकवास है उसको शुरू में पढ़ा लेंगे। Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको ही पढ़ना है, जो सीधा सीधा थियरी को जो है देख जाना है। एक फार्मूला एंटीना वाला है, बस वही काम का है और सब बेकार है। उसमें कम्युनिकेशन में कुछ भी आपको थियरी वाले को पार्ट को जो है बस पढ़ना है, बुक से पढ़िए या टीचर डिक्टेट करे, बात बराबर। सर कल लंच क्लास नहीं। मेरी नहीं है भाई, बुधवार है कल। यस सर। मेरा बृहस्पतिवार को है, बृहस्पति में अधिक से अधिक सुख में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये वीक में खत्म हो जाएगा। Yes, sir. अच्छे, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके दो में से कोई एक आंसर सही होते हैं, है ना। सारे नहीं, बट बहुत सारे, है ना। जैसे किसी स्विच की बात करी जाए तो या तो वो ऑन पोजीशन में होगा या ऑफ पोजीशन में होगा, है ना। किसी बल्ब का कहा जाए तो या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। किसी इंसान को कहा जाए तो या तो वो जिंदा होगा या फिर उसकी लीला खत्म हो गई होगी, है ना। ठीक है, तो ऐसे आपके पास बहुत Yes, sir. सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके दो ही पॉसिबल आंसर होंगे, उसी में से कोई ना कोई आंसर होता होगा। इस तरीके के जो भी वेरिएबल है जिनके दो ही पॉसिबल ऑप्शन है उनको हम लोग लॉजिकल वेरिएबल कहते हैं। ओनली टू पॉसिबल ऑप्शंस, है ना। तो इसको हम लोग लॉजिकल वेरिएबल, जो जनरल में आपका अलजेब्रिक वेरिएबल है उसमें तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। इसमें दो Yes, sir. दो पॉसिबल में से कोई अगर है तो इसे वेरिएबल को हम लोग लॉजिकल वेरिएबल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है भाई। और जी ये सर। लॉजिकल जो वेरिएबल्स है इनका जो फंक्शनल रिलेशन है जिसमें कुछ बेसिक ऑपरेटर्स होंगे उसको हम लोग लॉजिक फंक्शन के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। और इन पर्टिकुलर लॉजिकल वेरिएबल्स का आपस में जो कोरिलेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स है वो बेसिक अगर देखे जाए तो वो तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम लॉजिकल फंक्शन के साथ या लॉजिकल वेरिएबल्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। एक को बोलते हैं आप आर फंक्शन या आर ऑपरेशन, और ऑपरेशन का मतलब मान लो कि दो हमारे पास वेरिएबल है एक्स और वाई जो कि लॉजिकल वेरिएबल। ठीक है, जी सर।
जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले समझिए, है ना। मान लो कि ये बैटरी है, और इस बैटरी से हम दो बल्ब का जो है वो कनेक्शन कर रहे हैं, या दो स्विचेस लगा करके एक बल्ब का कनेक्शन कर रहे हैं। एक ये स्विच हो गया S1, और एक ये स्विच हो गया हमारा S2। और फिर इधर में हमने एक बल्ब लगा दिया जो इस पे डिपेंडेंट ऑपरेशन हो गया। ये स्विच का एक लॉजिकल फंक्शन हो गया, एक लॉजिकल वेरिएबल हो गया S1 स्विच, दूसरा लॉजिकल वेरिएबल हो गया S2 स्विच, है ना। या तो स्विच क्लोज होगा या स्विच ओपन होगा, ठीक है। जी सर। और ये Yes, sir. बल्ब जो हो गया वो हमारा इन दोनों पे डिपेंडेंट एक वेरिएबल हो गया, ये भी एक लॉजिकल वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि यह बल्ब जो है ये हमारे स्विच S1 और S2 का फंक्शन है। जैसे अलजेब्रा में एक्स वाई का फंक्शन है, उसी तरीके से बल्ब जो है वो S1 और S2 का फंक्शन है, ठीक है भाई। मान लो कि हम अपने जो दो स्टेटस हो सकते हैं, स्विच का ऑन होना, स्विच का ऑन पोजीशन के लिए हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल का 1 दे दिए, और ऑफ के करेस्पॉन्डिंग इसको हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है भाई। इसी तरीके से बल्ब का ऑन इसको हमने 1 दिया वैल्यू, और ऑफ को जो है वो दूसरी वैल्यू 0 असाइन कर दी, ठीक है भाई। जी सर। तो अगर मान लो कि ये दोनों स्विचेस ओपन है, यानी कि ऑफ है, इसको अपना वेरिएबल एक्स, इसको अपना वेरिएबल वाई, इसको वेरिएबल एक्स कह दिया, इसको वाई कह दिया, ठीक है, एक्स वाई। और उस पे ये डिपेंडेंट बल्ब हो गया जिसको जेड कह दे रहे, बल्ब का रिप्रेजेंटेशन जेड से किया है, इसका रिप्रेजेंटेशन एक्स से, इसका रिप्रेजेंटेशन वाई से किया, ठीक है। अब आपको स्टेटस क्या दिख रहा है भाई, कि अगर दोनों के दोनों स्विच क्लोज कर दिए गए, ये दोनों क्लोज कर दिया, तो आपको क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर बल्ब के थ्रू करंट का अपीयरेंस होगा, और हमारा बल्ब जलेगा। यानी कि एक्स को वैल्यू 1 दिया, वाई को वैल्यू 1 दिया, तो जेड की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यस Yes, sir. अब मान लो कि आपने इसको ओपन रखा, ये स्विच ओपन रखा, पहला वाला स्विच यानी कि एक्स को ओपन रखा, यानी कि इसको वैल्यू 0 दिया, वाई को क्लोज रखा, दूसरा स्विच क्लोज रखा, यानी कि इसको वैल्यू 1 दिया। आपको क्या दिख रहा है कि करंट हमारी इस पर्टिकुलर स्विच से फ्लो करते हुए बल्ब के थ्रू जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा, यस सर। यानी कि आउटपुट हमारा 1 मिलेगा। अब मान लो इसको क्लोज रखते हैं और ये वाले को ओपन कर देते हैं,
तो 1 का इनपुट हो गया x के लिए, y के लिए इनपुट हो गया 0, और हमारा आउटपुट, फिर से ये सर्किट कंप्लीट है, बल्ब के थ्रू करंट होगा, 1 का आउटपुट मिलेगा ना। यस सर। दोनों ही स्विचेस को जब आप ओपन रखते हो, ये भी ओपन कर दिया, ये भी ओपन कर दिया, दोनों का दोनों 0 0 इनपुट हो गया, आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑपरेशन है उसको हम लोग आर ऑपरेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना। यस सर। यस सर। जब दोनों के दोनों इनपुट 0 हो, आउटपुट 0 मिले, दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो आउटपुट 1 मिलता हो, तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग आर ऑपरेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। और लॉजिकल वेरिएबल को एनालाइज करने वाला जो अलजबरा है उसको बूलियन अलजबरा कहते हैं ना। हाँ तो सर। कहेंगे जेड एक्स, लिखेंगे प्लस वाई, लेकिन पढ़ेंगे एक्स आर वाई। जेड इक्वल्स टू एक्स आर वाई, है ना। ठीक है भाई। तो कहीं बूलियन अलजबरा में प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है, आर ऑपरेशन है, यानी कि दोनों में से दोनों की वैल्यू अगर 0 है तभी आउटपुट हमको 0 मिलेगा, दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। और 1 + 1 भी 1 लिखना है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, 1 + 1 2 नहीं है। क्लियर है। यस सर। यस। ठीक है, तो ये हो गया आर ऑपरेशन। इसी तरीके से दूसरा जो बेसिक ऑपरेशन है उसको आप बोलते हैं एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, इसको भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले समझ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे बनता है वो आगे चल के बताएंगे। और इसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है उसी को गेट कहते हैं ना। अभी तो पहले ऑपरेशन समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक्स वाई, और ये बल्ब हो गया जेड। एंड ऑपरेशन का मतलब कि जब दोनों ही इनपुट 1 हो तो हमको आउटपुट 1 मिलता हो, दोनों में से कोई भी 0 है तो आउटपुट 0 मिले, तो ऐसे ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है भाई। हेलो। यस सर। जैसे यहाँ पे आप इन दोनों स्विचेस का देखो सिचुएशन, बड़े आसानी से आपको यहाँ पे स्विच के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। ये दोनों को ओपन रखा, 0 0 का इनपुट दिया, आउटपुट 0 मिला, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ भाई, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसे स्विच की पोजीशनिंग कर दिया तो ठीक है ना। यस सर। इसको मान लो क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखा, 1 0 कर दिया इनपुट, अभी भी सर्किट ब्रोकन है, बल्ब तो ग्लो करेगा नहीं। इसको ओपन कर दिया मान लीजिए, इसको क्लोज कर दिया, तो भी अभी सर्किट हमारा ओपन है, बल्ब ग्लो करेगा नहीं, आउटपुट हमारा 0 ही रहेगा। अगर हमें बल्ब को ग्लो के रूप में देखना है तो
दोनों ही स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। दोनों का इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिले, अनलेस या अदरवाइज कहिए, अदरवाइज आउटपुट आपका 0 है। तो इसको क्या कहेंगे? एंड ऑपरेशन। ठीक है भाई। जी सर। जब किसी Yes, sir. भी ऑपरेशन को ऐसे इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट के रिप्रेजेंटेशन को टेबल के फॉर्म में देते हैं तो वो ट्रूथ टेबल कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? ट्रूथ टेबल। तो ये एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ट्रूथ टेबल है और ये आर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ट्रूथ टेबल है ना? इस ऑपरेशन को बूलियन अलजेब्रा में दिखाने का जो तरीका है वो जेड लिखेंगे एक्स डॉट वाई, है ना, पढ़ेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, जेड इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, एक्स डॉट वाई लिखेंगे, लिखने का तरीका। ठीक है भाई। तो बीच में Yes, sir. डॉट लगा है बूलियन फंक्शन में, तो इसका मतलब वो एंड ऑपरेशन करना है आपको। वहां पे बीच में प्लस लगा है तो उसका मतलब है कि वहां पे आर ऑपरेशन करना है। ठीक है, नॉट ऑपरेशन। एक और फंडामेंटल ऑपरेशन देख लेते हैं, कल इसके गेट के बारे में बात करेंगे। नॉट ऑपरेशन। सर इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड ऑपरेटर में। हाँ, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हाँ, दोनों प्लस, दोनों 1 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज यस 0। नॉट ऑपरेशन। नॉट जैसा नाम से क्लियर है, जो एक्स नहीं है वो वाई हो जाए, है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में देखो जरा, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बल्ब हो गया और इधर में तुम्हारा स्विच हो गया। ये एक्स इनपुट है, ये आउटपुट है जेड। एक्स जेड। जब ये स्विच आपका ओपन है, 0 है आउटपुट इनपुट, तो क्या होगा भाई? ये सर्किट कंप्लीट, बल्ब ग्लो करेगा, है ना, आउटपुट आपको 1 मिलेगा। Yes, sir. इसको क्लोज कर दिया, बल्ब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, सारी करंट इधर से फ्लो कर जाएगी, बल्ब के थ्रू करंट ही नहीं होगी, 0 हो जाएगा। तो स्विच क्लोज, आउटपुट 0। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया किसके लिए? नॉट ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल हो गया, है ना। इसको फंक्शन में कैसे लिखते हैं? जेड एक्स बार, है ना। बार लगाने का मतलब नॉट एक्स, जो एक्स नहीं है पढ़ेंगे क्या? नॉट एक्स। ठीक है, जो एक्स नहीं है वही आपका जेड है। तो उसको बुलियन फंक्शन में दिखाने का तरीका क्या है? इस ऑपरेशन को बार से दिखाते हैं। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका बेसिक ऑपरेशन जो आपको बुलियन फंक्शन में परफॉर्म करना है। किसी भी बुलियन फंक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली एनालाइज करने का अगर आप कोई अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसको उसी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आप नाम देते हैं गेट का। जैसे एंड ऑपरेशन को दिखाने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन होगा वो एंड गेट कहलाएगा, जो आर ऑपरेशन को दिखाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा वो आर गेट कहलाएगा।
जो नॉट ऑपरेशन को दिखाने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा वो नॉट गेट कहलाएगा। इसी तरीके से और भी सारे गेट होंगे जिनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज को करेंगे यहीं पे फिनिश। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir.